हेलो हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म मी, देन वी विल कंटिन्यू आवर क्लास। सभी लोग एक बारी कंफर्म कर दीजिए, फिर हम सेशन कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। मेरी आवाज आ रही है? मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म मी चैट बॉक्स में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो चलिए, भोलेनाथ का नाम लेके हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, चलिए। सो गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे ना। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, चलिए। सर, yes sir, you are audible and visible. Okay, thank you. वेरी गुड इवनिंग दीपा। चलिए, थैंक यू सो मच। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 का जो हमारा आज का चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो रिप्रोडक्शन यूनिट का हम लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन यूनिट में अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो यूनिट चल रहा है दैट इज रिप्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, और रिप्रोडक्शन यूनिट में टोटल 4 चैप्टर आते हैं। वैसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 ही आते हैं। एक चैप्टर नीट ने रिमूव कर दिया है, मतलब एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है, जहां से नीट में आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट यदि बोर्ड वाले हो तो बोर्ड में वो इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है वहां से क्वेश्चन। सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि जीवों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ऑर्गेनिज्म्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बेसिक सी चैप्टर थी जिसको हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो हम अपना अगला चैप्टर पढ़े थे वो था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो था हमारा दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इन सब के बारे में हमने वहां पे जान लिया, इन सब के बारे में हमने वहां पे पढ़ लिया। तो जो आज का हमारा चैप्टर है, जो आज का हमारा चैप्टर, वीडियो लैग तो नहीं कर रहा ना? वीडियो लैग तो नहीं कर रहा? ओके है ना, स्मूथ है ना? मैं भी चेक कर लेता हूं जिससे कि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। चलिए, आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। ओके, अभी ओके है। ओके, सो हमने वो भी हमने पढ़ लिया। और जो हमारा आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आगे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कॉन्डम्स, फेमिडॉम्स, इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए चलते हैं अपने आज के सेशन पे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है बॉस, आ जाइए। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? प्रॉपर स्क्रीन दिख रहा है? आवाज आ रही है? ये दिख रहा है? एक बार कंफर्म कर दीजिए सब। ऑल ओके? प्रियंका, कृपया, दिलशाद, चंदन, पूजा, अंकिता, वर्षा, दीपा, मनीष, आशुतोष, रागिनी, चांदनी, ऑल क्लियर है? स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर? चलिए, थैंक यू सो मच। सो जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनन स्वास्थ्य। तो उसके बारे में क्या क्या चैप्टर कहता है, अब हम चलते हैं इसमें। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है पहले उसको समझ लीजिए। देखिए कितने सुंदर कपल है यहाँ पे, अपने बेबी को खिला रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है ये देख लीजिए।
WHO के अनुसार, ठीक है, WHO का जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बोलते हैं ना हेल्थ के सेक्टर में सबका बाप, यही है हेल्थ के सेक्टर में सबका बाप, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। यदि इसने किसी मेडिसिन को वेरीफाई नहीं किया, यदि इसने बोल दिया कि ये चीज गलत है, तो इसका मतलब वो चीज गलत है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो WHO के अनुसार, WHO क्या कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब आपको पढ़ाएंगे, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहां पे एक हेल्थ का डेफिनेशन बतलाऊंगा। हेल्थ का डेफिनेशन वहां पे मैं ये बतलाऊंगा कि WHO क्या कहता है कि जो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग है, यानी कि मान लो आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको मेंटल बहुत प्रेशर है, यार इस काम का प्रेशर है, फिर आसपास के लोगों का प्रेशर है, इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हो। WHO कहता है कि आपको हेल्दी तभी माना जाएगा, आपको स्वस्थ तभी माना जाएगा जब आपको फिजिकली कोई बीमारी नहीं हो, आप मेंटली भी एकदम फिट हो, और आपको कोई सोसाइटी का भी प्रेशर ना हो, तब आपको ये कहा जाएगा कि आप प्रॉपर हेल्दी हो, आप बिल्कुल हेल्दी हो। सो वैसे ही यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आ रही है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO कह रहा है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यदि आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप बिल्कुल हेल्दी हो, यानी कि आप इमोशनल, बिहेवियरल, फिजिकल और सोशल सभी एस्पेक्ट में यदि आप बिल्कुल फिट हो, इसका मतलब आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हो। राधे राधे ओमवीर, जय श्री कृष्णा। सो ये रहा WHO के अनुसार, WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन। अब आगे देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत भी क्यों हुई, ठीक है, मैं आप लोग को यदि शॉर्ट में बतलाना चाहूं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत भी इसलिए हुई क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, फिर पहले के टाइम पे ज्यादातर क्या होता था कि अर्ली मैरिज, बहुत पहले शादी हो जाती थी, बहुत पहले बच्चे हो जाते थे, तो इस चीज के लिए भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उसी के लिए फैमिली प्लानिंग के भी कुछ रूल्स को लाया गया, कुछ वहां पे इनिशिएटिव्स किए गए। तो देखिए एक इनिशिएटिव यहाँ पे क्या है, इंडिया इनिशिएटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम इन 1951। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यदि फैमिली प्लानिंग की बात की जाए, फैमिली प्लानिंग क्यों जरूरी है, जैसे कि अभी मैं बतला रहा था, पिछले टाइम में, पहले के टाइम में क्या होता था कि बहुत अर्ली मैरिज हो जाता था और अर्ली मैरिज के बाद बहुत जल्दी बच्चे हो जाते थे, जिसके कारण क्या होता था कि जो धीरे धीरे इसके कारण क्या होता था, बहुत कम एज में शादी हो जाना, बहुत कम एज में बच्चे हो जाना, जिसके कारण फिजिकल भी प्रेशर था, ऊपर से मेंटल भी, कि घर चलाना है, घर बसाना है, सारा चीज का प्रेशर हो जाता था। इसीलिए इंडिया ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर उन्होंने बतलाया कि यदि आपको सुखी परिवार चाहिए, यदि आपको बिल्कुल स्वस्थ सुखी परिवार चाहिए, तो हमारा फंडा ये होना चाहिए कि हम दो हमारे दो। ठीक है, हमारा फंडा ये होना चाहिए कि हम दो हमारे दो, दैट इज फैमिली प्लानिंग। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग यानी कि बेबी की प्लानिंग जो है वो एक सही समय पे आकर करना चाहिए, अर्ली बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। सो याद रखिएगा कि फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट की गई थी, तो ये स्टार्ट किया गया था 1951 यानी कि 1991 ईस्वी में। अगला देखिए, वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इन ऑपरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि एक और भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं RCH प्रोग्राम,
जिसको कि रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया, जिससे कि मम्मी के हेल्थ और बच्चे के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये एक और प्रोग्राम का इनिशिएशन यानी कि शुरुआत की गई। अब देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए, उसका डिस्कशन हम यहां पे करेंगे। ओके बॉस, चलिए देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है ये क्या कह रहा है, give awareness about reproduction related aspect for creating a reproductive healthy society। यानी कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी बिल्कुल हेल्दी हो, हमारे सोसाइटी में किसी भी टाइप का कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम ना हो, तो हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। वो ये कि भाई आप अर्ली मैरिज नहीं कीजिए, आप जल्दी बच्चे पैदा नहीं कीजिए, जब तक आप सेटल ना हो जाओ, जब तक आप सेटल ना हो जाओ तब तक आप बेबी प्लानिंग नहीं कीजिए। उसके साथ ही साथ जो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब कि एक लिमिटेशन नहीं होता उनका, यानी कि हर साल एक बच्चे, मतलब कि हर एक हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इन सब चीजों के लिए हमें अपने सोसाइटी को अवेयर करनी चाहिए, हमें अपने सोसाइटी को पहले से ही तैयार करना चाहिए कि भाई आप इस फेज से ना गुजरो, आप ऐसा ना करो। तो एक हो गया कि हमें अपने सोसाइटी में, हमें अपने समाज में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, दूसरा यानी कि अवेयर करना चाहिए। दूसरा, एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ठीक है, हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए बर्थ कंट्रोल के बारे में। ठीक है, बर्थ कंट्रोल, जिनको बर्थ कंट्रोल के अबाउट यानी कि कॉन्डम, फेमिडोम, इन सब के बारे में जिनको आइडिया नहीं होता है, उनको हमें एजुकेट करना चाहिए, जिससे कि समय से पहले वो पेरेंट्स ना बने। ठीक है, जब तक वो अपनी लाइफ में सेटल ना हो। जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसकी किस तरीके से केयर करनी चाहिए, वो भी हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद मम्मी की और बच्चे की केयर किस तरीके से करनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो नवजात शिशु है उसके लिए माँ का दूध पीना कितना जरूरी है, वो उसके लिए भी हमें लोगों को अवेयर करनी चाहिए। स्पेशली आप बायो वाले स्टूडेंट को याद रखिएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, बहुत ऐसे होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि सुंदर बहू आए, अच्छी बहू आए, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में बेटी का जन्म हो। तो उसके लिए हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि भाई अपॉर्चुनिटीज मेल और फीमेल के लिए दोनों बराबर है और हमें मेल और फीमेल के बीच में असमानताएं नहीं दिखानी चाहिए। ठीक, उसके बाद अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट। यानी कि यदि मान लीजिए किसी फैमिली में कोई कपल ऐसे हैं जो जिनके बहुत बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो जो है सो फिर भी बच्चे पैदा कर ही रहे हैं। तो उनको भी हमें अवेयर करना चाहिए कि आगे यदि आप ऐसा करते हैं तो आगे बहुत से आपको प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्लियर है? चलिए आइए अब देखिए जो एक एजुकेशन होता है दैट इज सेक्स एजुकेशन, ये हर घर में, ये हर बच्चों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। स्कूल में भी ये चीजें जरूरी होती है। यदि आपके पास बुक होगा 11th का या फिर शायद 9th या 10th का, तो वहां पे क्वेश्चन भी आता है, या फिर 7th 8th का बुक देखोगे तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन स्कूल। ठीक है,
क्यों ये चीजें स्कूल में जरूरी है? तो ये बहुत से मायनों में ये जरूरी होती है स्कूल में। क्यों जरूरी होती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि व्हाई सेक्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन स्कूल्स। ठीक है, यहाँ पे तो आप पढ़ोगे ही, ऊपर से आशुतोष सर से पढ़ोगे तो आपको तो फुल डिटेल में यहाँ पे बतलाएंगे ही, लेकिन जो जो 6th 7th 8th के भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी ये चीजें जाननी क्यों जरूरी है वो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। To provide right information about sex-related aspect, it helps to avoid sex-related myths and misconceptions। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि सेक्स से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स को लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए कि इसके कारण इसकी अच्छी, इसमें अच्छी चीजें क्या है, इसमें बुरी चीजें क्या है, ये चीजें कब होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें लोगों के मन से जो सेक्स रिलेटेड मिथ्स जो है, मिसकंसेप्शंस जो है, इनको भी हटानी चाहिए। क्लियर है बॉस? इनको भी यहाँ पे वो चीजें हटानी चाहिए। To give proper information about reproductive organ, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practice, sexually transmitted disease, AIDS, etc. यानी कि हमें लोगों तक प्रॉपर ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचानी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, जिससे कि आगे चल करके उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एडोलेसेंस, उनका जो एज हो जाता है उस एज के बारे में भी, युवावस्था के बारे में भी हमें उनको अच्छे से इन्फॉर्म करना चाहिए। कि जैसे होता है ना कि जब क्या होता है कि एक एडल्ट वाले फेज में आते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ चेंजेस आता है। जैसे यदि मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, आवाज का भारी होना, ठीक है, फिर प्राइवेट पार्ट्स पे या फिर कंधे के नीचे, यदि मेल की बात करें तो छाती के ऊपर भी, यहाँ सब पे बालों का आना। तो हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हो कि वो सोचे कि अरे पता नहीं उनके साथ ही कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये चीज कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो जब उनको पता होगा उन सब चीजों के बारे में, तभी तो वो अपने आप को अवेयर कर पाएंगे, तभी तो वो अपने मन के मिथ्स को दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, यानी कि किस तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करें कि वो बिल्कुल सेफ हो एंड हाइजीनिक हो, यानी कि उससे कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक, कि यदि मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वो किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या चीजें उस टाइम यूज करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे में हमें लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको बोलते हैं एसटीडी, ठीक है, इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत से अभी टाइम पे क्या हो रहा है कि लोग मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, या फिर बहुत से उनका अफेयर होता है, चाहे किसी फीमेल का बहुत से मेल के साथ हो या फिर किसी मेल का बहुत सी फीमेल्स के साथ हो। तो इसके कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ये एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और यदि एक बार किसी को ये हो गया तो उसकी मृत्यु तय है, उसका मरना तय है। इसीलिए हमें इन सब चीजों के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल्स में भी इन्फॉर्म करनी चाहिए और बच्चों को अवेयर करना चाहिए। स्पेशली जो कम से कम 5+ में 6, 7, 8, 9, 10 में आ चुके हैं, उनको इन सब बातों का ध्यान होना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में उनको किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है बॉस, चलिए तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है बॉस, चलिए बहुत बढ़िया। सो आते हैं और देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है और बर्थ कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से हैं, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
और याद रहे ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि हम बात करें आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्थ कंट्रोल का के मेथड्स के बारे में बतलाइए। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो लेकिन बेबी ना हो, तो उन सब के बारे में बताना, उन सब के बारे में इन्फॉर्म करना, यानी कि बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स को एक्सप्लेन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन हो पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये सबसे VBI टॉपिक है। तो चलिए आज स्मार्ट लड़के के साथ थोड़ा सा पढ़ते हैं, स्मार्ट टीचर के साथ थोड़ा स्मार्ट टॉपिक पढ़ते हैं, 5 मार्क्स का है, ठीक है, ज्यादा स्मार्ट नहीं हो कोई बात नहीं है, चलेगा। सो आइए तो पढ़ते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट एवं बर्थ कंट्रोल यानी कि जन्म नियंत्रण। तो देखिए कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर में, ठीक है। तो चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक सारा ओके है, किसी को कोई दिक्कत तो एक बार आप बतला सकते हो। प्रियंका, कृपया, चंदन, पूजा, अंकिता, वर्षा, दीपा, आशुतोष, चांदनी, ओमवीर, रिया, रागिनी, मुस्कान, मनीष, मनोहर, सुरेश, एनीवन हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी। यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू सो मच। अंकिता कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना अंकिता? ये अंकिता क्या कर रही है? सो रही है लग रहा है ये। चलिए, धन्यवाद। देखिए तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए यहां पे यदि हम बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट, तो ये क्या है, इन 1900 सन 1900 ईस्वी में यदि हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो वो अप्रोक्स 2 बिलियन था, ठीक है। 1 बिलियन मीन्स 1000 मिलियन, 1 बिलियन मीन्स 1000 मिलियन, यानी कि 1 बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन। तो यदि हम सन 1900 ईस्वी की बात करें तो हमारे पूरे दुनिया की पॉपुलेशन, पूरे हमारे विश्व की पॉपुलेशन की यदि बात करेंगे तो ये था 2 बिलियन, यानी कि 2000 मिलियन, ठीक है बॉस। अब देखिए जब हम बात करेंगे सन 2000 ईस्वी की, ठीक है, जब हम बात करेंगे सन 2000 ईस्वी की, अभी मैंने क्या बतलाया आपको कि 1900 में हमारे विश्व का पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी थी, 2 बिलियन, मतलब कि 2000 मिलियन, ठीक है बॉस। लेकिन वहीं यदि हम बात करें सन 2000 ईस्वी की, तो ये क्या हुआ, रॉकेटेड, एकदम एकदम बिल्कुल सारे बच्चे पैदा करने में लग गए, और यही 2 बिलियन जो था ये कितना हो गया, ये हो गया 6 बिलियन, ठीक है। यानी कि सिर्फ 100 सालों में, सिर्फ 100 सालों में 2 बिलियन से ये जनसंख्या कितने पे पहुंच गया, तो ये पहुंच गया 6 बिलियन पे, यानी कि 6000 मिलियन। अब देखिए यदि हम बात करें अपने इंडिया के पॉपुलेशन की, वो तो हमने देख लिया वर्ल्ड का पॉपुलेशन, और याद रहे ये सारा ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यदि आप इसको पढ़कर नहीं जाओगे तो फिर आगे आपको दिक्कत होगा, ठीक है। सो देखिए इन इंडिया, यदि हम भारत की बात करें, अपने देश, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, यदि हम अपने देश भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त की बात करें तो ये इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी के समय। अप्रोक्स 1947 ईस्वी के समय में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी भाई, तो ये थी, ये कितना था, 350 मिलियन, यानी कि 350 मिलियन हमारे इंडिया की पॉपुलेशन थी। इट रीच्ड 1 बिलियन बाय 2000, यानी कि देखिए 1947 में कितनी, 350 मिलियन, बस अप्रोक्स 50 साल बाद ये कितना हो गया, ये हो गया 1 बिलियन, यानी कि 1000
मिलियन। ठीक, लेकिन वहीं यदि हम बात करें 2000 ईस्वी की, हालांकि एक बार और जनगणना हो चुकी है, बट अभी तक के एनसीईआरटी के बुक में वो 2011 का ही दिया हुआ है। हालांकि हर एक अप्रोक्स 11 साल पे जनगणना होती है, तो शायद 2022 के आसपास में भी जनगणना हुई है, बट एनसीईआरटी ने अभी इसको करेक्ट नहीं किया है। एनसीईआरटी ने अभी तक 2011 को ही बुक में लिखा है, तो हम उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में आपको आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहेगा। तो यदि हम बात करें मई 2011 की, तो मई 2011 में हमारे देश की जनसंख्या 1.2 बिलियन, यानी कि 1200 मिलियन, 1.2 बिलियन मतलब 1200 मिलियन हमारे देश की जनसंख्या हो गई। ठीक है, यानी कि दुनिया के हर एक 6th पर्सन, दुनिया के हर एक छठे पर्सन में से एक पर्सन क्या कौन होगा? हमारे देश के कोई ना कोई भाई होंगे या फिर कोई बहन होगी। ठीक है, यानी कि दुनिया में जितने भी 6 लोग हैं, दुनिया में जितने भी 6 लोग हैं, उस 6 में से एक कोई ना कोई हिंदुस्तानी है। ठीक, अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट। ठीक है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जनगणना का रिपोर्ट। यदि हम 2011 के जनगणना की रिपोर्ट को देखते हैं, यदि हम 2011 के जनगणना की रिपोर्ट को देखते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था? 2% से भी कम। ठीक है, यदि हम देखते हैं 2011 के जनगणना के रिपोर्ट को, तो ग्रोथ रेट कितना था? वो था 2% से भी कम एक साल में। ठीक, अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, जिसे कि इसको इंक्रीज होने की नीड थी, बट धीरे धीरे क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा ये बढ़ने लगा। अब देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करेंगे, यानी कि यदि हम बात करें जनसंख्या विस्फोट की, यदि हम बात करें जनसंख्या विस्फोट की, तो जनसंख्या विस्फोट के रीजंस क्या क्या हैं? ठीक है बॉस, जनसंख्या विस्फोट के यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजंस क्या क्या हैं? हो सकता है आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे, कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए कि बताओ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट का रीजन क्या क्या है, उसके कारण, उनके कारण क्या क्या है? तो देखिए, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन। अब क्या होगा? यदि मान लीजिए कि हेल्थ फैसिलिटी बढ़ रही है और यदि बेटर रहने खाने पीने का कंडीशन भी बढ़ रहा है, तो वहां पे और लोग बच्चे पैदा करते हैं कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब होता है मृत्यु दर। यदि मृत्यु दर कम हो रही है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि यदि हम बात करें मृत्यु दर की, यदि हम बात करें मृत्यु दर की, या फिर यदि हम बात करें मम्मी के मृत्यु दर की, या फिर हम बात करें नवजात शिशु के मृत्यु दर की, तो जब इन तीनों का मृत्यु दर कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा। उसमें क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट होगा। ठीक, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी कि या फिर बच्चे का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। डेथ रेट कम होगा, यानी कि मृत्यु दर कम होगी, या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मम्मी के मोर्टेलिटी रेट यानी कि एमएमआर कम होगी, या फिर नवजात शिशु की मोर्टेलिटी रेट यानी कि नवजात शिशु की डेथ रेट कम होगी। यानी कि ओवरऑल यदि डेथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन भागेगा, या फिर बच्चे ज्यादा यदि जन्म लेंगे उसके कारण भी ये भागेगा। क्लियर है? उसके कारण भी ये भागेगा।
अब देखिए, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यदि जनसंख्या विस्फोट होता है, यदि जनसंख्या विस्फोट होता है तो उसके कारण क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि यदि मान लीजिए कि एक है, मान लीजिए कि मेरे पास मान लीजिए कि कुछ चॉकलेट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 10 चॉकलेट हैं, और यदि आप ज्यादा स्टूडेंट होंगे, यदि मान लो 20 स्टूडेंट होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उस चॉकलेट को आधा आधा करके आप लोगों को देना पड़ेगा। यदि मान लो कि 40 स्टूडेंट हो गए तो क्या होगा, उसके आधा का भी आधा करके मुझे देना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि सिर्फ 10 ही स्टूडेंट हो तो क्या होगा कि वो एक एक चॉकलेट आप लोगों तक पहुंच जाएगी। या फिर यदि मान लो कि आप लोग 5 ही हो तो क्या होगा, सभी को 2-2 चॉकलेट मिलेंगे। यानी कि यदि पॉपुलेशन कम होगी तो खाने की प्रॉब्लम, या फिर रहने का प्रॉब्लम, कपड़ों का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम भी कम होगा यदि जनसंख्या कम होगी तो। लेकिन यदि जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां पे खाने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, कपड़ों का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है हमारे, ये इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट का। ओके बॉस, चलिए कंट्रोल मेजर। अब यदि कंट्रोल करना है, यदि मान लीजिए कि इसको कंट्रोल करना है हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट को यदि हमें कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यानी कि हमें लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जो है मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जैसे बहुत से आते हैं, नेचुरल मेथड आते हैं, बैरियर मेथड जैसे कॉन्डम, फेमिडोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, बाउल्ट, इम्प्लांट, ओसीपीज, ऐसे बहुत से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आते हैं। तो हमें लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन इतने ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, ठीक है। अवेयर पीपल अबाउट अ स्लोगन, हमें लोगों को ये भी मोटिवेट करना चाहिए और उनको एक स्लोगन भी देना चाहिए। वो स्लोगन क्या है, तो वो स्लोगन है हम दो हमारे दो का स्लोगन, वी टू आवर टू, यानी कि हम भी दो हैं और हमारे भी दो ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो आगे चल करके प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मैनी कपल्स हैव अडॉप्टेड अ वन चाइल्ड नॉर्म, बहुत से कपल ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि जो बेबी को अडॉप्ट करते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनको सहारा देते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब और क्या क्या चीजें हैं जिसे हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए, हमें उस चीज को, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिज एज बिटवीन फीमेल्स 18 years एंड मेल्स 21 years, ठीक है। यानी कि हमें लोगों को ये भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई एक जो शादी की एज होती है उस एज में ही शादी करें, यानी कि फीमेल का कम से कम एज शादी के लिए 18 years होना चाहिए और मेल का 21 years होना चाहिए, ठीक है। शादी के लिए कम से कम फीमेल के लिए 18 years यानी कि 18 साल होना चाहिए, या फिर मेल के लिए 21 years होना चाहिए, ठीक है। बस अब क्वेश्चन ये मत पूछना कि सर अब ये मत बोलना कि सर अब आप भी कर लो, ठीक है, ये मत बोलना अभी, नहीं तो पिटाई लगेगा सभी को। तो चलो ये हो गया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने का मेजर, ठीक। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, ठीक है, कि कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है। देखिए कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसा मेथड होता है, कॉन्ट्रासेप्शन उसको बोलते हैं कि जैसे बहुत से एजुकेटेड पर्सन है ये होते हैं जो कि समय आने पे ही एक तो शादी करते हैं, उसके बाद जब बेबी प्लानिंग करनी होती है तो वो थोड़ा सा वक्त लेते हैं जिससे कि पहले वो अपने लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कर ले और अपनी लाइफ में सेटल हो जाए।
उसके बाद वो बेबी प्लानिंग करे। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो जब उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उस दौरान कि फीमेल में प्रेगनेंसी ना हो, उसके लिए जो मेथड्स को अपनाया जाता है उन्हीं मेथड्स को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है। यदि हम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करें, यदि हम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करें तो उनका कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है बॉस, चलिए उसको देखते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। एक तो वो यूजर फ्रेंडली होता है, यानी कि कोई इसको आसानी से यूज कर सकता है। दूसरा इजिली अवेलेबल, वो आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है, आसानी से आपके मार्केट में, आपके बाजार में वो मिल जाएगा। इफेक्टिव, और ये प्रेगनेंसी के अगेंस्ट इफेक्टिव भी होता है। ठीक है। एंड रिवर्सिबल, रिवर्सिबल बहुत बार आप जब केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस पढ़ते होगे तो वहां पे पढ़ते होगे कि यदि इस टाइप का दिया हुआ है, मतलब कि क्या है, ए बी में भी चेंज हो सकता है और बी ए में भी चेंज हो सकता है। यदि सिर्फ ऐसा बना हुआ है, मतलब कि ए से चेंज होकर के क्या बना, बी, लेकिन बी से यहाँ पे ए नहीं बन पाएगा, बी से यहाँ पे ए नहीं बन पाएगा, ए से बी तो बनेगा लेकिन बी से ए नहीं बनेगा। लेकिन इस वाले की यदि बात करें तो ए से बी भी बन जाएगा और बी से ए भी बनेगा। तो जब कोई फीमेल, जब कोई कपल ऐसा सोच रहे थे कि अभी हमें बेबी नहीं करनी, लेकिन जब वो अपने लाइफ में सेटल हो जाए तो वो बेबी करे, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल। यानी कि जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है उसके यूज के द्वारा आप बाद में चल करके आप बेबी, बाद में चल करके आप पेरेंट्स बन सकते हैं। क्लियर, क्लियर है बॉस? यहां तक बात, यहां तक ओके है? बीच बीच में चैट बॉक्स में भी एक्टिव हो जाओ। यहां तक ओके है? कोई प्रॉब्लम तो बतलाइए। प्रियंका, कृपया, पूजा, अंकिता, वर्षा, दीपा, आशुतोष, ओमवीर, रिया, मनीष, चांदनी, चंदन, मनोहर, सुकांत, संजीत, कोई क्वेश्चन यहां तक तो बतलाइए, या फिर क्लियर है, या फिर कुछ पूछना है? नो प्रॉब्लम। चलिए, ओमवीर कह रहे हैं सर मैं बीमार हूं इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सकता, जा रहा हूं। ठीक है ओमवीर, जाइए, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए ओके, सो यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। थैंक यू अंकिता, आगे बढ़ा जाए। चलिए ओके, धन्यवाद। सो उसके बाद क्या है कि नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, यानी कि यदि हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करें, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और यदि किसी का साइड इफेक्ट होता भी है तो वो बहुत कम साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना चाहिए। क्लियर? should not interfere with sexual drive, desire and sexual act। उसके साथ जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो उसके साथ कोई ऐसा जो सेक्सुअल ड्राइव होता है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी कि बाद में चल करके वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को मतलब कि निकाल रहे हैं, इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सब होते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के प्रॉपर्टीज। ठीक, अब देखिए जो इसका प्रॉपर्टीज है, सॉरी, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का तो प्रॉपर्टीज बतला दिए। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो एक तो होते हैं नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, इस नेचुरल वाले में किसी भी डिवाइस, किसी भी मशीन, किसी भी चीज का यूज यहाँ पर नहीं होता है। इसके अंदर तीन मेथड्स आएंगे। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे तीन मेथड आएगा। ठीक है बॉस, नेचुरल,
नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 मेथड आएगा, जिसमें से एक होगा पीरियडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, जिसमें से एक होगा पीरियडिक एब्स्टिनेंस, यानी कि आपको बतलाएंगे अगले क्लास में कि जो पीरियडिक एब्स्टिनेंस होता है वो होता क्या है। जो एक फेज होता है, जब आप लोग को मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया हुआ होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो वहां पे मैंने बतलाया हुआ था कि फीमेल प्रेग्नेंट तभी होगी जब क्या होगा, ओवम रिलीज होगा, और ओवम जो रिलीज होता है इसी प्रोसेस को, ओवम जो रिलीज होता है इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है बॉस। ओवम जो रिलीज होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन का एक टाइम पीरियड होता है रिलीज होने का, तो उस टाइम पीरियड के अलावा यदि पहले या फिर बाद में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो वहां पे भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसी मेथड को बोलते हैं पीरियडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। दूसरा जो मेथड आएगा उस दूसरे मेथड के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है विड्रॉल मेथड, ठीक है, उसका नाम है विड्रॉल मेथड। इस विड्रॉल मेथड में क्या होता है कि जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो उस टाइम जब मेल के पेनिस से सीमेन रिलीज होने वाला होता है, यानी कि वेरी रिलीज होने वाला होता है, तो मेल अपने पेनिस को फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से विड्रॉ कर ले, निकाल ले, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी मेथड को बोलते हैं विड्रॉल मेथड। और सबसे लास्ट में जो आता है दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब देखिए बॉस, लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, जब फीमेल बच्चे को मिल्क पिलाती है, यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस टाइम उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ओवुलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब जब ओवुलेशन नहीं होगा तो मतलब ओवम नहीं निकलेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है, प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स इस दौरान किया जाता है तो उस टाइम भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो ये थे 3 मेथड, नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। तो ये जो तीनों के तीनों मेथड हैं, नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड, इसमें किसी भी तरीके का डिवाइस, किसी भी तरीके की यंत्र, मशीन, दवाई, किसी भी चीज, क्रीम वगैरह किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। उसके बाद आएगा बैरियर, जिसको बोलते हैं बाधा, ठीक है। तो इसी के अंदर आपको पढ़ाएंगे कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स जिसको बोलते हैं फेमिशील्ड, ठीक है बॉस। उसके बाद पढ़ाएंगे डायफ्राम, डायफ्राम। उसी के बाद पढ़ाएंगे सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप। इसी में पढ़ाएंगे वॉल्स। तो ये सारे के सारे मेथड्स कौन से मेथड हैं, ये सारे के सारे हैं बैरियर मेथड, ठीक है। उसके बाद तीसरा आएगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसमें क्या किया जाता है, फीमेल के यूट्रस के अंदर में ऐसे डिवाइस को फिट कर दिया जाता है जिससे कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, जिसमें आपको पढ़ाएंगे कॉपर टी के बारे में, ठीक है, और कॉपर 7 के बारे में, ठीक। तो ये दोनों क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। यदि हम बात करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, यानी कि दवाइयों की बात करेंगे, कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, जस्ट मिनट, 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा थोड़ा सा। हेलो, नहीं अभी नहीं, ओके, हाँ, ओके ओके, चलिए, थैंक यू। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि दवाई वाला भी कुछ मेथड आता है, जैसे आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपको उनके मेडिसिन के नाम बतलाएंगे, जैसे कि हो गया सहेली मेडिसिन का नाम है, ठीक है, माला डी,
और माला एन, ये सब क्या है, ये सब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, यानी कि जिनको मेडिसिन के तौर पे लिया जाता है, टैबलेट के रूप में लिया जाता है, जिससे कि फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो एक ये भी मेथड हो गया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। उसके बाद इंजेक्टेबल, कुछ ऐसे भी आते हैं इंजेक्टेबल, जिसको क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी के अंदर पढ़ेंगे, इसी के अंदर आपको बतलाऊंगा इम्प्लांट के बारे में, ठीक है, जिसमें बतलाएंगे आपको नॉर प्लांट के बारे में। तो ये इम्प्लांट क्या होता है, ये जो आर्म है, यहाँ पे आर्म में क्या कर दिया जाता है, इसको फिट कर दिया जाता है। जैसे होता है ना, आप सुने हुए होंगे, चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है, आंसर द क्वेश्चन, कि जब किसी की मतलब कि इंगेजमेंट होती है, जब किसी की इंगेजमेंट होती है तो वो इसी उंगली में क्यों पहनाया जाता है, ठीक है, वो जो ये रिंग फिंगर है, इस रिंग फिंगर में ही रिंग को क्यों पहनाया जाता है, बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए, किसी को पता हो तो बताइए। किसी को पता है? प्रियंका, कृपया, पूजा, अंकिता, वर्षा, दीपा, आशुतोष, रिया, मनीष, चांदनी, एनीवन, किसी को पता है तो बतलाइए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि वो जो रिंग रिंग फिंगर ये जो है, यहां से इसका कनेक्शन कहाँ से होता है, हार्ट से होता है। और क्या बोलते हैं, वैसे तो दिल विल का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, प्यार मोहब्बत का, ठीक है। तो जो हार्ट होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन, प्यार मोहब्बत दिमाग से होता है, ठीक। बट नॉर्मल हम सोसाइटी की बात करें तो हमारे नॉर्मल सोसाइटी में क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हार्ट वर्ड को माना जाता है लव वर्ब के लिए। तो ये जो रिंग फिंगर होता है ना बॉस, ये इस रिंग फिंगर का कनेक्शन जो है वो हमारे हार्ट से होता है, ठीक है। ये जो रिंग फिंगर का कनेक्शन है वो हमारे हार्ट से होता है। थैंक यू, सभी का आंसर सही है, एकदम बिल्कुल राइट है। प्रियंका, वर्षा, दीपा, कृपया, रिया, पूजा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सो इसका जो कनेक्शन है वो हमारे हार्ट से होता है, इसीलिए रिंग जो है इस रिंग फिंगर में ही पहनाया जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो आर्म होता है, ये वाला जो आर्म है, इस ये वाला अपर आर्म, इसका कनेक्शन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो जो इम्प्लांट वाला है, ये इंजेक्टेबल जैसे होता है, इसको यहाँ पे ये जो आर्म है, लाइट कट गई है इसीलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बिना लाइट के आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है अपर आर्म, इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो ये एक इंजेक्टेबल वाला हो गया। और सबसे लास्ट में आता है सर्जिकल मेथड, ठीक है, यानी कि जब किसी का फैमिली प्लानिंग बिल्कुल हो जाता है, जब किसी के 2 बच्चे 2-3 बच्चे हो जाते हैं, वो एकदम खुश होते हैं कि अब हमें और बच्चे नहीं चाहिए, बट उनमें उनके बीच में रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, और वो जब ये चाहे कि हमें नहीं किसी भी टाइप का बैरियर नेचुरल कोई हमें यूज नहीं करना है इनमें से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो वो क्या करते हैं, सबसे लास्ट में सबसे फाइनली में सर्जिकल मेथड का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, जिसके अंदर 2 प्रोसेस आता है। एक आता है वैसेक्टोमी, जो कि मेल के अंदर किया जाता है, वैसेक्टोमी किया जाता है मेल में, और मेल का जो वॉस डिफरेंस है वो काट दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म जो है वो आगे नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरा सर्जिकल मेथड में बताएंगे ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, जो कि ये किया जाता है फीमेल में, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी जो कि ये किया जाता है फीमेल में, जिसमें फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, जिससे कि ओवम जो है वो आगे तक ना पहुंच पाए। तो यही है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम भी लगेगा, इसको डीप में और अच्छे से बतलाएंगे कल के क्लास में, अभी इसको नहीं बतलाए हैं क्योंकि इसमें अभी ज्यादा टाइम लगेगा, फिर आप लोगों को खाना भी खाना होगा, ठीक है, फिर फोन लेकर के बतियाना भी होगा, बहुत काम करना होगा, है ना। तो उसके लिए अभी आप रहने देते हैं, और इसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हम अगले क्लास में अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे भी, नोट भी करेंगे। और बाकी और क्या ही बतलाएं, बाकी तो सब बढ़िया है, सब ओके है, सब बढ़िया चल रहा है। तो चलिए इसको ठीक है, वैसे तो ये है ही, वीडियो को रोक करके इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं पे।
चलिए, सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। यदि आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू ऑल ऑफ यू। यदि आप लोगों में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। प्रियंका, कृपया, पूजा, अंकिता, वर्षा, दीपा, आशुतोष, रिया, मनीष, चांदनी, मनोहर, सुरेश, संजीत, शुभकांत, एनीवन हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी। किसी के मन में कोई प्रश्न कुछ उठ रहा हो, उनके मन में कोई समस्या कुछ, तो आप लोग पूछ सकते हो। हैव एनी डाउट? अच्छा, प्रियंका बोल रही है सर अब आप पोल नहीं करवाते। नहीं नहीं, करवाएंगे, सब सब करवाएंगे, ठीक है। पोल भी करवाएंगे, खंबा भी करवाएंगे, और बहुत कुछ होगा, ठीक है। कल करवाएंगे, कल पोल करवाएंगे, ठीक है। कल क्वेश्चंस वाला पोल करवाएंगे। आज अच्छे से पढ़ के भी आओगे तो और अच्छा रहेगा, तो कल पोल करवाएंगे। और अभी आप लोग के ऐप जब आप लोग ओपन करोगे तो ऐप में भी आपको कुछ पोलिंग मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उनका भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है जी। ऐप के फ्रंट में ही आपको दिख जाएगा पोल, तो वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सारा वहां पे आप कर लीजिएगा। क्वेश्चंस मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। और बताइए, और कुछ डाउट पूछना है किसी को? कुछ पूछना है बॉस किसी को? नहीं पूछना? तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, कल के क्लास में, जिसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस। मनीष कह रहे हैं क्विज दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल मनीष, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज नहीं तो कल मैं अपलोड कर दूंगा, करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में, कल भी हमारा क्लास होगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।